हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भौत विज्ञान के ऊष्मा यानी हीट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए इसका पहले क्वेश्चन पर इसमें दिया कि तापगतिकी का प्रथम नियम किससे से संबंधित है। तो अभी यहाँ पर दिया है चार्ल्स के, न्यूटन के, या ऊष्मा विनिमय नियम, या फिर ऊर्जा संरक्षण नियम। तो देखिए, जो तापगतिकी का जो प्रथम नियम है वह हम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, इसलिए जो इसका आंसर होगा चौथा नंबर। ठीक है, अब इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस पर दिया गया है कि एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है। ठीक है, यानी कि वो प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। इसका पहला ऑप्शन दिया गया कि वह प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, और दूसरा है कि वह प्रतिक्रिया जिसमें ना तो ऊष्मा मुक्त होती है और ना ही ऊष्मा अवशोषित होती है। तीसरे नंबर पर वह प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथा है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी जो प्रक्रिया होती है हमारी, ऊष्माक्षेपी जो प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी यानी जिसमें से ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, पहला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र गर्मी के दिनों में आरामदायक क्यों होते हैं। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वह प्रकाश किरण को अवशोषित कर लेता है। दूसरा है वह प्रकाश किरण को परावर्तित कर देता है। तीसरा नंबर है कुछ नहीं कहा जा सकता है, यानी चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो काले वस्त्र होते हैं, क्या होता है कि काले वस्त्र जो सूर्य से किरणें आती हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारा सफ़ेद वस्त्र होता है वो सूर्य से आने वाले किरणों के अधिकांश भाग को फिर रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए हमें गर्मियों के दिन में काले वस्त्र की अपेक्षा सफ़ेद वस्त्र आरामदायक होते हैं और शीतल प्रतीत होते हैं। तो ठीक है, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वह प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देते हैं, दूसरे नंबर का। और तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का बुरा चालक है, यानी कि ऊष्मा का बेकार कंडक्टर है। तो देखिए, एल्युमिनियम पहले ऑप्शन में, यहाँ पर दूसरा तांबा है, तीसरा लेड है और चौथा चांदी है। देखिए, जो हमारा ऊष्मा के यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं वे ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, यानी जो कंडक्टर अच्छे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो उतने ही अच्छे चालक होते हैं। तो हमारा एल्युमिनियम भी अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तांबा ये भी अच्छा कंडक्टर है, चांदी तो पहले नंबर पर आता है, और जो बचा इसमें लेड है, ये ऊष्मा का बुरा चालक और विद्युत का बुरा चालक होता है। ठीक है, इसलिए तीसरा आंसर सही हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, यहाँ पूछा गया था पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। पहला, अच्छा ऊष्मा का अच्छा परावर्तक, ऊष्मा का खराब परावर्तक, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा परावर्तक, ऊष्मा का खराब अवशोषक और खराब विकिरक। ठीक है, देखिए जो हमारी पृथ्वी की जो प्रकृति है, जो हमारी पृथ्वी है वह ऊष्मा का खराब अवशोषक और खराब परावर्तक है। ठीक है, यानी जो वस्तु ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है वो ऊष्मा की उतनी ही खराब उतनी ही अच्छी परावर्तक भी होती है। इसलिए जो आंसर होगा हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा, ऊष्मा का खराब अवशोषक और खराब विकिरक। यानी जो वस्तु जितनी खराब अवशोषक होगी वो उतनी ही खराब विकिरक यानी परावर्तक भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा आंसर सही हो जाएगा। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करता है, यानी दो बॉडी है, निकाय यानी कि बॉडी, दो बॉडी के बीच जो ऊष्मा प्रवाह होता है किस पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर उनके विशिष्ट ऊष्मा पर, दूसरा उनके गुप्त ऊष्मा पर, उनके अपने अपने तापमान पर, ऊष्मा की अपनी अपनी मात्रा पर। ठीक है, तो देखिए दो वस्तु हैं, इसमें ए अधिक गर्म है और ये हमारा कम गर्म है। ठीक है, तो जो ऊष्मा का प्रवाह होगा अधिक गर्म वाले वस्तु से कम गर्म वाले वस्तु की, और जब इनका तापमान जो बराबर हो जाएगा तो ऊष्मा का जो परावर्तन है वो रुक जाएगा। ठीक है,
तो कहा जा सकता है कि ऊष्मा की जो प्रवाह की दिशा होती है उनके अपने अपने तापमान पर, क्योंकि ये अधिक तापमान वाला वस्तु था तो इसलिए इधर से ऊष्मा हमारी इस वाले पिंड में जा रही थी। और जैसे ही दोनों का ऊष्मा यानी ताप दोनों का ताप जो टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो ऊष्मा का ट्रांसफर होता है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, दो निकायों की जो ऊष्मा की जो प्रवाह होती है वो उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन, प्लांक नियतांक की यूनिट क्या होती है? तो देखिए जो प्लांक नियतांक की जो यूनिट होती है हमारा जूल सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला, अब अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, तो देखिए पहला दिया है जूल है, न्यूटन है, कैलोरी है, केल्विन है। ठीक है, जो ऊष्मा पूछा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऊष्मा और ताप अलग अलग चीज़ है। ठीक है, ऊष्मा एसआई यूनिट जो होता है वो जूल होता है और ताप का केल्विन। ठीक है, तो जो ऊष्मा पूछा तो यहाँ हो जाएगा हमारा पहला जूल। ठीक है, पूछा है एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो देखिए श्वेत जो होती है, श्वेत चिकनी सतह, यानी कि यह ऊष्मा की अच्छी परावर्तक होती है। जितनी हमारी ऊष्मा आती है उसको टोटल को ये परावर्तित कर देती है। ठीक है, तो अच्छी परावर्तक और खराब अवशोषक होती है, क्योंकि ये मतलब कि ऊष्मा को बहुत ही कम मात्रा में अवशोषित करती है, बल्कि पूरी की पूरी कहा जाए तो पूरी की पूरी को ये परावर्तित कर देती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक है, ये दिया है। दूसरा ताप की खराब अवशोषक और अच्छा परावर्तक। तीसरा ताप की अच्छी अवशोषक और खराब परावर्तक। और चौथा ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। तो देखिए जो चिकनी सतह होती है वो अधिकांश, यानी कि कहा जाए तो 98 से 97% जो ऊष्मा होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कि उसको फिर वायुमंडल में परावर्तित कर देती है। तो यानी कि ये ऊष्मा का अच्छा परावर्तक है। और दूसरा टर्म दिया है अवशोषण के संबंध में, तो ये अवशोषित 1 से 2% कर रही है, तो ये खराब अवशोषक होगा। इसलिए जो देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ये दूसरे नंबर का। अभिक्रिया ऊष्मा, बोला अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि अभिक्रिया की ऊष्मा की जो दर होती है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो अभिक्रिया के ताप पर। दूसरा है उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तीसरा है अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर। और चौथा नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो अभिक्रिया ऊष्मा नहीं करती है वह है उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो धातुओं का सोल्डरन जो होता है सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव होता है? तो पराफरण पहला ऑप्शन, दूसरा श्यानता, तीसरा पृष्ठ तनाव और चौथा आसंजन। ठीक है, देखिए जो दो धातु रहते हैं हमारे, मान लीजिए यहाँ दो आयरन रॉड हैं। ठीक है, ये अलग अलग, इनको वेल्डिंग करना होगा तो यहाँ पर हम वेल्डिंग मटेरियल को पिघला कर यहाँ डालते हैं और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जब दो अलग अलग वस्तु, ठीक है, को जब जोड़ा जाता है तो वहाँ पर हमारा आसंजन बल कार्य करता है। और जब दो समान गुण वाले पदार्थ जुड़ते हैं तो वहाँ फंजन बल कार्य करता है। जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें जब जुड़कर एक बड़ा बूंद बनाती है तो यहाँ पर ससंजन बल कार्य करता है। और जब हमारी अलग अलग वस्तुएं किसी अन्य माध्यम से जुड़ती हैं तो वहाँ पर आसंजन बल कार्य करता है। ठीक है, तो जो धातुओं का सोल्डरन गुण होता है वो आसंजन के कारण संभव होता है। ठीक है, अब हमारे चौथे नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें क्यों फट जाती हैं? ठीक है, तो देखिए भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें क्यों फट जाती हैं? तो यहाँ पर दिया गया कि क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। दूसरा है पानी की पाइपें
पाइप के संकुचन के कारण, तीसरा है उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, चौथा उपरोक्त के सभी संयुक्त प्रभाव से। तो देखिए जो इसका आंसर होगा वो है हमारा पहला, क्योंकि जब पानी जमता है तो थोड़ा सा फैलता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। और कहा जाता है देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी पानी का अधिकतम होता है, घनक डेंसिटी जो होता है अधिकतम होता है, जबकि इसका जो आयतन होता है वॉल्यूम कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है, यानी किस टेम्परेचर पर जो हमारा फ्रेश वाटर होता है वो जम जाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लोग अगले क्वेश्चन में जस्ट इसके अगले क्वेश्चन में देखे थे कि यहाँ सेल्सियस में दिया था, तब हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस लगाया था, परंतु जो अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट दिया है, ठीक है। तो हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो रिलेशन है उसको देखते हैं। तो देखिए फ़ारेनहाइट बराबर F माइनस 32, ये 32 है 32 बटा 180 होता है, बराबर C माइनस 0 बटा 100 होता है, ठीक है, सेल्सियस, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा शुद्ध जल होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, ठीक है। तो जमने के लिए पूछा गया, यानी कि शुद्ध जल का किस तापमान पर जम जाता है। यहाँ पर देखिए जमने के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे, C बराबर 0, यानी 0 पे तो जम जाता है। जब ये 0 होगा तो डायरेक्टली तो इसका पूरे का जो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगा। जब हम 180 का 0 में गुणा करेंगे तो F माइनस 32 बराबर 0 हो जाएगा। तो F बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक है आंसर। यानी कि जब फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो उसको हम सेल्सियस से कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा जो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, किस ताप पर ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़कर। देखिए पूछा है किस तापमान पर ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं। अधिकांश देखेंगे जैसे कि यूरोप में तो वहाँ पर पूरी नदियाँ ही जम जाती है, ठीक है, पूरी नदियाँ जम जाती है, परंतु उसके अंदर जो मछलियाँ होती हैं वो जीवित रहती हैं, ठीक है, मछलियाँ जीवित रहती हैं। देखिए इसका एक कारण है कि जब देखिए सबसे सामान्य बात है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यानी जम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि नीचे का पानी छोड़कर, यानी कि नीचे का पानी किस तापमान पर रहता है। तो देखिए जो आंसर होगा वो हमारा होगा 0 डिग्री सेल्सियस, नहीं यहाँ फ़ारेनहाइट दिया है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कारण यह है कि नीचे का पानी क्यों नहीं जमता, तो देखिए जो हमारा ऊपर का पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है तो ये इंसुलेशन की तरह कार्य करने लगता है, ठीक है। ये ताप टेम्परेचर को अंदर जो ताप होता है वो बाहर नहीं जा पाता है, जिससे अंदर का ताप जो होता है कुछ अधिक रहता है, इस जो ऊपर वाला परत है उससे अधिक रहता है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। तो यही कारण है कि जब नदियाँ जम जाती हैं या फिर झीलें जम जाती हैं तो अंदर का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है, जिससे हमारे जो मछलियाँ होती हैं उसमें मछलियाँ होती हैं तब भी जीवित रहती हैं, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा एक यूनिट है, ऊर्जा का है, शक्ति का है, कि बल का है, कि संवेग का है। देखिए किलोवाट घंटा, यानी यहाँ पर हम किलो को जो हटा दें इससे वाट घंटा यूनिट पूछा है। जानते हैं कि P बराबर W/T, यानी P हमारा पावर को डिनोट करता है, शक्ति, और वाट जो होता है हमारा ऊर्जा और ये टाइम को, समय को, ठीक है। तो हम यहाँ पर इधर उसको 3 गुणा करके निकालेंगे तो W बराबर PT। अब हम लोग को पूछा है कि वाट इंटू घंटा। देखिए यहाँ इसका शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है और समय का घंटा होता है, ठीक है। और इसका हम लोग कह सकते हैं कि जूल होता है। तो देखिए ये जो है ऊर्जा है, ठीक है, ताकि यहाँ पर किलोवाट जो घंटा होगा ये यूनिट ऊर्जा का है, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लोग कन्फ्यूज होकर शक्ति लगा देते हैं जो गलत है। शक्ति के जो होता है P बराबर W/T होता है सूत्र, ठीक है। इसका जूल प्रति सेकेंड या जूल प्रति घंटा या किलो जूल प्रति घंटा होगा, ठीक है।
वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान रहता है। तो देखिए कन्वर्जन का क्वेश्चन है। तो देखिए पहली बात कि यहाँ फ़ारेनहाइट के और सेल्सियस में पूछा है कि वह कौन सा तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर समान रहता है। तो देखिए हम जानते हैं कि फ़ारेनहाइट में F-32/180 होता है, जबकि सेल्सियस में C-0/180 होता है। ठीक है, 100 होता है नीचे, 100 काट दीजिए तो 20×5 100 20×9 80। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गुणा कर लीजिए। यहाँ पर 5F 3 गुणा 5F माइनस 5×10 15 16 160 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 9C। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पूछा कि किस पाठ्यांक पर, यानी हम लोग C बराबर F बराबर X रखेंगे, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब यहाँ पर X रखेंगे तो 5X हो जाएगा, यहाँ पर 9X हो जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब देखिए यहाँ पर जब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 4X बचेगा, यहाँ पर -160 जस्ट का उतर जाएगा। ठीक है, तो X बराबर आ जाएगा -40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री आएगा। तो देखिए 40 डिग्री जो पाठ्यांक है उस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर होते हैं उनका मान समान होगा। तो -40 डिग्री के यहाँ है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा। अब अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय मान को मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो किस मात्रक द्वारा दिया? किलो न्यूटन प्रति किलोग्राम में, किलो जूल प्रति किलोग्राम में, किलोवाट प्रति सेकेंड में, किलो कैलोरी प्रति सेकंड में। देखिए जो ऊष्मीय मान जो हमारा होता है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम में प्रदर्शित किया जाता है। हमारा जो दूसरा आंसर सही, दूसरा ऑप्शन सही होगा। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, कैसे? यानी जो हमारा फ्रिज होती हैं वो खाद्य पदार्थों को अधिक दिनों तक कैसे रखे पाती, सुरक्षित रख पाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है, इसके निम्न तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय हो जाते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा, इसके निम्न तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, और तीसरा है इसके निम्न तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, और चौथा है यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है। तो देखिए जो हमारे फ्रिज होती हैं, ठीक है, इसमें जब हम कोई पदार्थ रखते हैं तो ये टेम्परेचर को कम कर देता है, यानी कि टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट यानी उसके हिमांक पॉइंट के आसपास, यानी हिमांक पॉइंट से थोड़ा अधिक या फिर उसके आसपास भी ले जाता है, फिर हिमांक पॉइंट तक ले जाता है मान लीजिए, यानी कि मिला जुला के तापमान को कम करता है। और हम जानते हैं कि कम तापमान होने पर जो हमारे जीवाणु, फफूंदी, बैक्टीरिया इत्यादि होते हैं वे निष्क्रिय हो जाती हैं। तो यही कारण है कि इसके निम्न तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा पहले नंबर का। अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ग्राम में, किलोग्राम में, प्रतिशत में या अनुपात में? तो देखिए जो अपेक्षिक आर्द्रता होता है उसको हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अति चालकता का, जूल केल्विन इफेक्ट का, ताप विद्युत प्रभाव का, रुद्धोष्म विचुम्बकन। ठीक है, तो देखिए जो हमको जहाँ न्यून तापमान पैदा करना होता है उसके लिए हम रुद्धोष्म विचुम्बकन सिद्धांत का उपयोग करते हैं। चौथे नंबर का ऑप्शन सही है। वितरण की दर किस पर निर्भर करता है? तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है, बॉडी और उसके आसपास के चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर निर्भर करता है, विकिरण सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, विकिरण सतह का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, या उपरोक्त सभी पर। तो देखिए इसका एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, यानी कि दो वस्तुएं हैं, ठीक है, ये अधिक ठंडा है, ये अधिक ठंडा मान लीजिए अधिक ठंडा है, और ये कम ठंडा है। ठीक है, तो यहाँ लिखा बोला गया शीतलन की दर किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए जो अधिक ठंडा है ना, जब इसको हम संपर्क में लाएंगे इसके ना, तो ये कम ठंडा है या अधिक ठंडा है। ठीक है, तो जो शीतल ये कम ठंडा वाली वस्तु की ओर जो ऊष्मा होता है, ताप होता है, ताप को ट्रांसफर करता है। ठीक है, ताप को ट्रांसफर करता है, और जब दोनों का तापमान समान हो जाता है तब ये दोनों रुक जाती हैं, यानी कि दोनों का तापमान जब समान हो जाता है तो ये दोनों कह सकते हैं कि स्थिर हो जाती हैं। ठीक है, तापमान इनका स्थिर हो जाता है, तो यानी कह सकते हैं कि बॉडी यानी कि वस्तुओं से इसका संबंध है
कि उसके आसपास के चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है, सुपर कूलिंग से क्या अभिप्राय है? गलनांक से नीचे, हिमांक से नीचे, गलनांक पर या गलनांक से ऊपर। तो देखिए सुपर कूलिंग जो होता है, जब हम उसको हिमांक यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान यानी माइनस में जाएगा, तब जब किसी पदार्थ को माइनस में ठंडा करेंगे, ठीक है, किसी पदार्थ को माइनस में ठंडा करेंगे तो वो सुपर कूलिंग होगा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान यानी कि -5, -20, -30, तो वो सुपर कूलिंग के अंतर्गत आएगा। तो हिमांक से नीचे। थर्म किसका यूनिट है? देखिए यहाँ शक्ति का है, ऊष्मा का है, और प्रकाश का है, दूरी का। तो देखिए जो हमारा थर्म है, थर्मल शब्द से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है ताप। तो हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो थर्म है वो हमारी, यहाँ पर ऑप्शन गलत दे दिया है, थर्म जो हमारी है, हाँ सही, यहाँ उष्मा से। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दें। और जीएस वॉरियर्स आप सभी का इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता है। इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर जीएस वॉरियर्स 555 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जय हिंद। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को